हेलो गाइस, सो व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम कक्षा 11th में। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि 11th क्लास में हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम आता ही आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रोजन गैस विद्युत विसर्जन नलिका में प्रवाहित होकर कर इसे आयनित करते हैं तो क्या होता है, इसमें यह आयनित होकर अलग अलग आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है और ना केवल ये विभिन्न प्रकार के चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, बल्कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कई रेखाओं की श्रेणियां भी बना देता है, जिसे उनके वैज्ञानिकों के नाम पर जाना जाता है। अब इसको अच्छे से समझा देती हूँ कि किस तरीके से। तो देखिए, जैसे कोई हमने विद्युत विसर्जन नलिका ली, उसको बना दिया, ठीक है। ये कोई विद्युत विसर्जन नलिका है जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत का विसर्जन करते हैं। और इस नलिका में जब हमने कोई हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया और इसे क्या कर दिया, आयनित कर दिया। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है, जब इसको इसमें क्या कर दिया, हमने आयनित कर दिया, तो ये विभिन्न आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बदल जाती है, लाइन की तरह ऐसे हो जाती है, ठीक है, जिसे उनके वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखा गया। जैसे कि लाइमन, बामर, पास्चन, और इस तरीके से इनको नाम दे दिए गए आविष्कारों के नाम के आधार पर। ये श्रेणी कुछ इस प्रकार की थी। देखिए, दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे थी, ऐसे। तो पहले जो था वो था बामर क्या होता है, N1, यानी देखिए जैसे ये दे रखा है, ठीक है, ये पहले N इन्फिनिटी तक है, ये N1 है, और इस साइड वाला N2 है, ठीक है। तो जो N2 है, N1 यानी इधर श्रेणी, अगर N लाइमन श्रेणी में N का मान 1 है तो N2 का मान क्या होगा, 2, 3, 4। अगर बामर श्रेणी में 2 हुआ तो N2 का मान होगा 3, 4, 5, यानी एक संख्या अधिक ही होगा, N+1, ठीक है, मान सकते हो। अब जब लाइमन श्रेणी यानी 1 होगा तो उसका कैसा क्षेत्र होगा, पराबैंगनी क्षेत्र होगा। और अगर बामर श्रेणी हुआ तो दृश्य प्रकाश होगा, पाश्चन हुआ तो अवरक्त सुदूर क्षेत्र, और फिर बाकी अवरक्त सुदूर क्षेत्र। अब आपको जैसे पता है कि बैंगनी के से आगे वाला पराबैंगनी होता है और लाल प्रकाश से आगे क्या होता है, अवरक्त प्रकाश, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में इन रेखाओं को क्रमशः लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्पी आदि के नाम से, आविष्कारों के नाम से जाना गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके लाइन वाइज है, यानी हमेशा N+1 होगा, यानी कि अगर N का मान 1 है तो इसका N2 का मान N+1 यानी 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। अब हाइड्रोजन के बाद अब सन 1885 में बामर ने प्रायोगिक यानी जो ये प्रयोग किया, उसके प्रेक्षण के आधार पर स्पेक्ट्रम रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया या व्यक्त किया, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं के लिए निम्न सूत्र दिया गया। इसकी क्षेत्र रेखाओं के लिए क्या सूत्र दिया गया, आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये दे रखा है म्यू बार बराबर 10 यानी 1.0 कर सकते हो, कि 10, 96, 77, 1/2 की स्क्वायर यानी 2, यानी हाइड्रोजन कितने स्थान पे होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है। ये निकालने का सूत्र है -1/n की स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ n का नाम है क्या, मान क्या हो सकता है, 3 या उससे अधिक हो सकता है, यानी n का मान 3 भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकता है। इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामर श्रेणी कहा गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इस विशेष इस जो श्रेणी है, इस श्रेणी रेखाओं को
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र से संबंधित थी, यानी ये जो रेखाएं थी वो किससे संबंधित थी, दृश्य क्षेत्र रेखाओं से संबंधित थी। फिर आया जोहान्स रीडरबर्ग ने उपरोक्त सूत्र की सहायता से क्या किया, सभी स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यही सूत्र को बस थोड़ा सा चेंज किया, n1 रख दिया इसका मान, जिसमें क्या होता है n2 क्या होता है, बड़ा होता है n1 से, ठीक है। अब यहाँ 10, 96, 77 के मान को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के लिए रीडरबर्ग का नियतांक बताया गया, इसे रीडरबर्ग नियतांक भी कहते हैं। अब किसे कहते हैं, इस मान को हाइड्रोजन के लिए रीडरबर्ग का नियतांक है उसका मान कहते हैं। अतः V बार बराबर RH/1/n1² और -1/n2² सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, याद रहेगा। अब आगे पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल।